गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा जो चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स जंतुओं में संरचनात्मक संगठन 11th फाउंडेशनल लेवल से जो चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उस चैप्टर में हम आपको टिश्यूज़ के 3 टाइप्स के बारे में बता चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा दिया गया है आपको, दूसरा बेटा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा दिया गया है आपको, तीसरा मस्कुलर टिश्यू आपको पढ़ा दिया गया है। अब चौथा टिश्यू शुरू किया जा रहा है, वो है नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू। कौन सा है बेटा? न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू? न्यूरल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये पढ़ाया जाएगा आपको बेटा, जिसे कहते हैं हिंदी में तंत्रिका ऊतक। क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक कहते हैं न्यूरल टिश्यू और नर्वस टिश्यू को। तो बेटा जनरली सबसे पहले कुछ बातें सुननी है आपको। जो नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू होते हैं, दे आर ऑरिजिन इनकी कैसे होती है? दे आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो एंड इनकी जो ओरिजिन होती है नर्वस टिश्यू की, वो कहाँ से होती है? इनकी ओरिजिन, नर्वस टिश्यू की ओरिजिन होती है बेटा भ्रूण की एक्टोडर्म से इनकी ओरिजिन होती है। भ्रूण की जो एक्टोडर्म परत होती है एम्ब्रियो की, उससे इनकी उत्पत्ति होती है। किसकी? नर्वस टिश्यू की, तंत्रिका ऊतक की। न्यूरल या नर्वस टिश्यू इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। नर्वस टिश्यू की ओरिजिन कहाँ से होती है? ये आपको बता दी गई, भ्रूण की एम्ब्रियो से होती है। इसके अलावा माइक्रोग्लियोसाइट्स एक सेल्स होती हैं, माइक्रोग्लियोसाइट्स, इनके बारे में आगे आपको पढ़ाया जाएगा। माइक्रोग्लियोसाइट्स की ओरिजिन भ्रूण की मीजोडर्म से होती है। माइक्रोग्लियोसाइट्स माइक्रोग्लियोसाइट अराइज फ्रॉम द मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। बेटा जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो जब पूर्ण डेवलप चाइल्ड के रूप में चेंज होता है, पूर्ण विकसित बच्चे में जब बदलता है भ्रूण, तब उसमें भ्रूण में शुरुआत में कुछ परतें पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं एक्टोडर्म। सबसे बाहर की होती है, बीच की मीजोडर्म होती है, सबसे अंदर की एंडोडर्म होती है। तो सबसे बाहर की बेटा जो एक्टोडर्म होती है, उस एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से किसकी ओरिजिन होती है? न्यूरल टिश्यू की, नर्वस टिश्यू की, तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति भ्रूण की एक्टोडर्म से होती है। लेकिन माइक्रोग्लियोसाइट्स एक सेल होती हैं, माइक्रोग्लियोसाइट्स, वो सेल का नाम है बेटा माइक्रोग्लियोसाइट्स। ये माइक्रोग्लियोसाइट सेल्स जो होती हैं उनकी ओरिजिन लेकिन कहाँ से होती है? मीजोडर्म से होती है। एम्ब्रियो के किस भाग से होती है बेटा? मीजोडर्म से होती है। तो इस तरह से जो ओरिजिन के बारे में, नर्वस टिश्यू की ओरिजिन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, क्या आपको बताया गया है यहाँ पर बेटा। और स्पेशल पॉइंट्स कौन से नर्वस टिश्यू के बारे में, वो आपको याद रखने हैं। नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू हैव द 2 मेन स्पेशल प्रॉपर्टीज़। दो मुख्य विशेषताएं रखते हैं न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। तो पहली विशेषता क्या होती है? पहली विशेषता होती है इनके अंदर एक्साइटेबिलिटी होती है, उत्तेजनशीलता पाई जाती है। उत्तेजनशीलता का मतलब होता है न्यूरल या नर्वस टिश्यू इट इनिशिएट नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स मतलब तंत्रिका आवेग शुरू करते हैं, शुरू करने की इनके अंदर योग्यता होती है। तब ये कोड क्या कहलाता है? इनका एक्साइटेबिलिटी कहलाता है। एक्साइटेबिलिटी आपको समझ में आई होगी इनकी, वो क्या होती है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में क्या होता है? उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में जब अनुक्रिया होती है, तब उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में तंत्रिका आवेग की शुरुआत करते हैं। मतलब ऐसे कह सकते हैं, इंग्लिश में देख लें, एक्साइटेबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू इनिशिएट द नर्व इम्पल्स रिस्पॉन्स अगेंस्ट रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई। मतलब स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स के अगेंस्ट या उद्दीपक की अनुक्रिया के विरुद्ध में नर्व इम्पल्स या तंत्रिका आवेग शुरू करना एक्साइटेबिलिटी कहलाता है। उद्दीपक क्या होते हैं? एक्सटर्नल चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल चेंजेस आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्टिमुलाई। उद्दीपक कहलाते हैं। बॉडी के अंदर के चेंजेस या बॉडी के बाहर के चेंजेस क्या कहलाएंगे? उद्दीपक कहलाएंगे, स्टिमुलाई कहलाएंगे। ये आपको याद रखना है बेटा स्टिमुलाई के बारे में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये बेटा मैंने आपको अभी बताया। और दूसरा इनका गुण होता है कंडक्टिविटी। किनका? नर्वस टिश्यू का। कंडक्टिविटी क्या होती है? द एबिलिटी टू ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स, मतलब नर्व इम्पल्स तंत्रिका आवेग की एक जगह से दूसरी जगह संचरण करने की जो योग्यता होती है उसे कहा जाता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी चेंज इन
पोटेंशियल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होता है बेटा, पोटेंशियल चेंज इन मेम्ब्रेन ऑफ ए नर्व सेल। एक नर्व सेल की मेम्ब्रेन में पोटेंशियल विभव चेंज होता है। इसमें एक नर्व सेल की मेम्ब्रेन में क्या होता है बेटा, विभव चेंज होता है। कंडक्टिविटी के बारे में जो अभी आपको पॉइंट बताया गया है, द रिएक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। रिएक्शन जो होती है वो अभिक्रिया जो होती है वो अनुक्रिया कहलाती है, और रिस्पॉन्स अनुक्रिया कैन सेंसेशन संवेदन हो सकती है, जैसे पेन हो सकती है, पेन और मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स का सिक्रेशन हो सकती है। इस तरह से बेटा आपको बताया गया है। दो बातें आपको याद रखनी है, कनेक्टिव टिश्यू नर्वस टिश्यू जो होते हैं, नर्वस टिश्यू की दो स्पेशल क्वालिटी होती हैं, एक एक्साइटेबिलिटी होती है और दूसरी कंडक्टिविटी होती है। एक्साइटेबिलिटी आपको बता दी गई क्या होती है। एक्साइटेबिलिटी टू इनिशिएट द नर्व इम्पल्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में नर्व इम्पल्स शुरू करना क्या कहलाता है, एक्साइटेबिलिटी कहलाता है। एक्साइटेबिलिटी कहलाता है। स्टिमुलाई क्या होते हैं, आउटसाइड एंड इनसाइड चेंजेस इन बॉडी, बॉडी के अंदर के बाहर के चेंजेस क्या कहलाते हैं, स्टिमुलाई कहलाते हैं, उद्दीपक कहलाते हैं। इस तरह से आपको ये बात समझ में आई होगी जो आपको भी बताई गई है। दूसरी क्वालिटी क्या होती है बेटा, दूसरी क्वालिटी होती है नर्वस टिश्यू की, वो कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी है क्या, कंडक्टिविटी है बेटा द ट्रांसमिट ऑफ नर्व इम्पल्स, द एबिलिटी टू ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने की योग्यता, संचरित करने की योग्यता क्या कहलाती है, तंत्रिका आवेग को क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी कहलाती है। पोटेंशियल चेंज इन मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल, नर्व सेल की मेम्ब्रेन में पोटेंशियल या विभव परिवर्तन होता है इसमें। इस तरह से आप समझ रहे होंगे। जो रिएक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, रिएक्शन क्या कहलाती है, रिस्पॉन्स कहलाती है। अभिक्रिया अनुक्रिया कहलाती है। और द रिस्पॉन्स कैन सेंसेशन, रिस्पॉन्स सेंसेशन हो सकती है। इट इज़ पेन, एग्जाम्पल जैसे पेन, दर्द। इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब पेशी को सिकुड़ना, और दूसरा ग्लैंड सिक्रेशन मतलब ग्रंथियों से स्रवण। ये क्या हो सकते हैं बेटा, सेंसेशन हो सकते हैं रिस्पॉन्स के, अनुक्रिया के, संवेदन हो सकते हैं, जो भी आपको बताए गए हैं। इस तरह से आपको नर्वस टिश्यू समझ में आया होगा। क्या आपको नर्वस टिश्यू के बारे में बेसिक बातें जो बताई गई हैं वो आप समझ गए होंगे, क्या आपको बताया गया है। अब बेटा आगे पॉइंट देखना है आपको। जो नर्वस टिश्यू होते हैं या न्यूरल टिश्यू होते हैं, नर्वस या न्यूरल टिश्यू जो मेनली जो आपको बातें बताई गई हैं वो फंक्शनल यूनिट होते हैं किसकी, नर्वस सिस्टम की, तंत्र की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं। जैसे बॉडी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन होती है, सेल होती है, कोशिका होती है। वैसे ही तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होते हैं, तंत्रिका ऊतक होते हैं। कौन होते हैं, तंत्रिका ऊतक होते हैं या न्यूरल टिश्यू होते हैं। इस तरह से अब बेटा तंत्रिका ऊतक का मैंने डायग्राम बोर्ड पर बना रखा है, उसको आपको देखना है। तंत्रिका ऊतक जो होते हैं बेटा, तंत्रिका ऊतक जो बने होते हैं वो न्यूरॉन से बने होते हैं, न्यूरॉन से बने होते हैं, तंत्रिका से बने होते हैं। उस तंत्रिका का डायग्राम मैंने बोर्ड पे आपको बनाया हुआ है, देखें। न्यूरॉन्स एंड मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स, न्यूरॉन्स तंत्रिकाओं का डायग्राम और मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स शोइंग कोलेटरल फाइबर्स एंड सिनेप्स। तंत्रिकाएँ एवं मेडुलेटेड तंत्रिका रेशे संपार्श्विक रेशे एवं सिनेप्स को दिखाते हुए बनाए गए हैं। तंत्रिका में मेडुलेटेड, जिनमें मेडुलेटेड तंत्रिका रेशे मतलब मेडुला रीजन में जो पाए जाते हैं तंत्रिका रेशे वो मेडुलेटेड तंत्रिका रेशे कहलाते हैं। संपार्श्विक रेशे मतलब संपार्श्वों में पाए जाते हैं। और सिनेप्स को दिखाते हुए मतलब सिनेप्स क्या होता है बेटा, जॉइंट होता है जहाँ पर दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं। जिस जॉइंट पर न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं, दो न्यूरॉन, वो उसे कहते हैं सिनेप्स। तो बेटा ये डायग्राम देख लें। न्यूरॉन्स एंड मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स शोइंग कोलेटरल फाइबर्स एंड सिनेप्स। तंत्रिकाएं मेडुलेटेड तंत्रिका रेशे संपार्श्विक रेशे सिनेप्स को दिखाते हुए डायग्राम बनाया गया है। तंत्रिकाएं मेडुलेटेड रेशे मेडुलर रीजन में तंत्रिका रेशे पाए जाते हैं, उनको दिखाते हुए संपार्श्विक रेशे और सिनेप्स को दिखाते हुए डायग्राम है। तो बेटा ये तंत्रिका ऊतक तंत्रिका का डायग्राम बना हुआ है, न्यूरॉन्स का डायग्राम बना हुआ है। तो न्यूरॉन्स का जो डायग्राम देखेंगे आप अच्छे से, ये न्यूरॉन्स के डायग्राम में बेटा सबसे पहले देखें। न्यूरॉन्स का जो डायग्राम होता है, न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं मेनली। पहला होता है साइटोन या सेल बॉडी। पहला कौन सा होता है, साइटोन होता है या सेल बॉडी होता है। और दूसरा होता है एक्जॉन, दूसरा होता है एक्जॉन। ये पूरा स्ट्रक्चर एक्जॉन होता है बेटा। मेनली दो भाग होते हैं,
पहला साइटोन और सेल बॉडी, पहला होता है साइटोन या सेल बॉडी और दूसरा होता है एक्सॉन। पहला साइटोन या सेल बॉडी होता है, दूसरा एक्सॉन होता है। देख लें अच्छे से, पहला साइटोन या प्रोकैरियोन भी कहते हैं इसे, प्रोकैरियोन साइटोन को ही, और दूसरा होता है एक्सॉन। देख लें एक्सॉन ये है पूरा। तो साइटोन जो सेल बॉडी होती है बेटा, साइटोन या सेल बॉडी, उसमें बता दिया गया आपको। साइटोन या सेल बॉडी में इस तरह से स्ट्रक्चर निकली होती है जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स हैं ये, डेंड्राइट्स कहलाते हैं। इनके बीच में ये प्रोमिनेंट स्फेरिकल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। एक स्पष्ट गोल केंद्रक पाया जाता है सेल बॉडी के अंदर। क्या होता है बेटा, एक स्पष्ट गोल केंद्रक पाया जाता है सेल बॉडी में, और सेल बॉडी के अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म पाया जाता है सेल बॉडी में। साइटोप्लाज्म के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं सेल बॉडी में। गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं सेल बॉडी में या साइटोन में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं इस रीजन में। गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, स्फेरिकल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, राइबोसोम पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और इसके अलावा बेटा इसी सेल बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, इसी सेल बॉडी में नीजल्स ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, मतलब कणिकाएँ पाई जाती हैं जिन्हें नीजल्स ग्रेनुल्स कहते हैं। और इसी सेल बॉडी में क्या पाया जाता है, फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इसी सेल बॉडी में इसमें क्या पाए जाते हैं बेटा, फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर लाइसोसोम पाए जाते हैं इसमें। इस तरह से आप समझ रहे होंगे ये क्या बताया गया बेटा। दूसरा भाग होता है एक्सॉन। एक्सॉन का ये वाला पार्ट जहाँ पर एक्सॉन सेल बॉडी से जुड़ता है उसे कहते हैं एक्सॉन हिलक। क्या कहते हैं, ये एक्सॉन हिलक होता है। और एक्सॉन हिलक क्या होता है बेटा, सबसे ज़्यादा संवेदी भाग होता है। सबसे ज़्यादा संवेदी भाग कौन सा होता है तंत्रिका का, संवेदी भाग एक्सॉन हिलक ही होता है। मोर सेंसिटिव, इट इज़ ए मोर सेंसिटिव रीजन ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन का सबसे ज़्यादा संवेदी भाग होता है कौन, एक्सॉन हिलक। इस तरह से आप समझ रहे होंगे, ये आपको बताया गया। ये बेटा एक्सॉन है। एक्सॉन के अंदर बेटा ये जो पाया गया है जो स्वान सेल है, स्वान सेल, ये सेल होती है वो स्वान सेल कहलाती है, स्वान सेल। ये स्वान सेल का डायग्राम है, ये स्वान सेल है और ये स्वान सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल, न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल। और न्यूरोलेमा, और ये क्या है, स्वान सेल की मेम्ब्रेन है। स्वान सेल की क्या है, मेम्ब्रेन है, जिसे कहते हैं न्यूरोलेमा ऑफ स्वान सेल। स्वान सेल की न्यूरोलेमा कहते हैं इसे। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक्सॉन में इस जगह पर खाली जगह रह जाती है, इसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। और एक्सॉन के ऊपर ये कवरिंग जो होती है ये कहलाती है मेडुलरी सीथ, मेडुलरी आवरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, मेडुलरी सीथ कहलाता है। न्यूरॉन्स विद न्यूरोफाइब्रिल्स, इसमें न्यूरॉन्स न्यूरोफाइब्रिल्स के साथ पाई जाती हैं। टर्मिनल आर्बोराइजेशन, टर्मिनल आर्बोराइजेशन क्या होता है बेटा, जहाँ पर एक्सॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, पूरा होता है नीचे की तरफ, उस जगह क्या होता है, कुछ गांठें जैसी संरचना निकली होती हैं। उन गांठों को कहते हैं, गांठें जैसी संरचना पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं टर्मिनल आर्बोराइजेशन। सिनेप्टिक नोब भी कहते हैं इन्हें, सिनेप्टिक नोब भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग भी कहते हैं, मतलब एक न्यूरॉन का एंड होता है यहाँ पे, इसलिए इन्हें नर्व एंडिंग भी कहते हैं, टर्मिनल आर्बोराइजेशन भी कहते हैं। और ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स शुरू हो गए बेटा। ये दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है, ये दूसरे न्यूरॉन का साइटोन है, साइटोन है दूसरे न्यूरॉन का। और यहाँ पे क्या है, दूसरा न्यूरॉन बेटा देख लें, ये दूसरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर शुरू हो गया यहाँ से। और ये बीच में जो जॉइंट बना है इन दोनों न्यूरॉन के वो है सिनेप्स। क्या है, सिनेप्स। अभी मैंने आपको बताया था जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो उनके बीच की जो स्ट्रक्चर होती है, बीच में जो जंक्शन होता है, दैट इज़ द सिनेप्स। उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे बेटा क्या बताया गया है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जिस जॉइंट पर जुड़ रहा है उसे सिनेप्स कहा गया है। अब ये मसल्स हैं यहाँ पर, और ये मोटर एंड प्लेट हैं, मोटर एंड प्लेट हैं इस स्ट्रक्चर में। देख लें अच्छे से, आपको स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो रही होगी जो आपको बताई जा रही है बेटा। जो एक्सॉन, एक बात यहाँ पे याद रखें, एक्सॉन के अंदर क्या होता है, जो एक्सोप्लाज्म होता है, जैसे साइटोन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही एक्सॉन के अंदर जो एक्सोप्लाज्म होता है, उस एक्सोप्लाज्म में, इसमें एक्सोप्लाज्म में केवल क्या होते हैं, एक्सोप्लाज्म में केवल माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा न्यूरोफाइब्रिल्स पाई जाती हैं एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में, एक्सोप्लाज्म में। इसमें एक्सोप्लाज्म में क्या अनुपस्थित होता है, एक्सोप्लाज्म में बेटा
एक्जोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम एटसेट्रा एब्सेंट होते हैं। किस फैट ग्लोब्यूल्स किसमें? एक्जोप्लाज्म में। जो आपको जनरल बात बताई गई है ये आप याद रखेंगे। तो बेटा अभी मैंने आपको जो बताया था यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे जो नीजल्स ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, ये नीजल्स ग्रेनुल्स क्या होते हैं बेटा? इर्रेगुलर मास होते हैं। किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और राइबोसोम के। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के इर्रेगुलर मास होते हैं, अनियमित मास होते हैं, अनियमित पिंड होते हैं। किसके? राइबोसोम के और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, मतलब सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के इर्रेगुलर मास होते हैं। कौन? नीजल्स ग्रेनुल्स। ये याद रखना है बेटा। नीजल्स ग्रेनुल्स क्या होते हैं? मतलब रफ खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका और राइबोसोम के अनियमित मास होते हैं या अनियमित पिंड होते हैं। कौन? नीजल्स ग्रेनुल्स। ऐसा माना जाता है प्रोबेबली कि ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। कौन? नीजल्स ग्रेनुल्स। इस तरह से बेटा आपको ये याद रखना है जो आपको भी बताया गया है ये पॉइंट। बेटा न्यूरॉन के जो प्रोसेसेस होते हैं, न्यूरॉन के प्रोसेसेस प्रवर्ध, न्यूरॉन के प्रोसेसेस या प्रवर्ध दो माने गए हैं। न्यूरॉन के प्रोसेसेस या प्रवर्ध, एक तो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स और एक्जॉन, जिन्हें क्या माना गया है? न्यूरॉन का प्रोसेसेस माना गया है, प्रवर्ध माना गया है। इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा बेटा। जो अभी आपको बताया गया पॉइंट है, एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी जो आपको बताई गई है। तो बेटा जो क्लियर कर दिया गया है आपको क्या बताया जाना था वो आप समझ रहे होंगे। डायग्राम से मैंने एक एक बात आपको बता दी है, देख लें फिर भी। सेल बॉडी है पूरा स्ट्रक्चर, ये एक्जॉन है। सेल बॉडी में ये न्यूरोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट स्फेरिकल न्यूक्लियस है, गोल स्पष्ट केंद्रक है, न्यूरोफाइब्रिल्स हैं इसके अंदर, और इसके जो प्रोसेसेस प्रवर्ध हैं वो डेंड्राइट्स हैं और एक्जॉन है। अभी आपको ये जहाँ पर एक्जॉन से जुड़ता है सेल बॉडी से उसे एक्जॉन हिलक कहते हैं, सेंसिटिव रीजन होता है। ये क्या है? स्वान सेल्स की मेम्ब्रेन है जिसे न्यूरोलेमा ऑफ स्वान सेल कहते हैं। स्वान सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल। ये नोड ऑफ रेनवियर हैं जो एक्जॉन में पाई जाती हैं। गैप रह जाते हैं बेटा एक्जॉन में कुछ जगह पर, जिसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। मेडुलरी शीथ है जो एक्जॉन को कवर करता है। न्यूरॉन विथ न्यूरोफाइब्रिल्स यहाँ पाई जाती हैं। टर्मिनल एंडिंग, जहाँ पर ये एंड होता है। कौन? एक न्यूरॉन की एंडिंग होती है, टर्मिनल अर्बोराइजेशन भी कहते हैं, और एक दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ है इससे साइड में। स्टेंड्राइट्स हैं इस दूसरे न्यूरॉन का साइटोन है ये, और ये जॉइंट है जहाँ पर दूसरा न्यूरॉन पाया जाता है। ये मसल्स बेटा दिखाई गई हैं यहाँ पर। ये मोटर एंड प्लेट है, मोटर एंड प्लेट इसकी। इस तरह से डायग्राम है बेटा जो न्यूरॉन्स एंड मेडुलेटेड नर्व फाइबर शोइंग कोलेटरल फाइबर एंड स्नैप्स, तंत्रिका मेडुलेटेड तंत्रिका रेसे संफास्विक रेसियम स्नैप्स को दिखाते हुए। इस डायग्राम को बेटा अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे, आप समझ रहे होंगे। तो ये डायग्राम आपको बेटा पूरा समझ में आ गया होगा क्या आपको बताया गया है। देख लें एक बार अच्छे से डायग्राम को। ओके, इसके अलावा बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो फ़ोन से पूछ सकता है इस डायग्राम से जुड़ा हुआ या इस टॉपिक से जुड़ा हुआ। अब बेटा मैंने जो पॉइंट आपको बताए हैं वो आप समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के कंपोनेंट आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए ढंग से। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के कंपोनेंट्स कौन से हैं? या कंपोनेंट्स ऑफ, ये याद रखना है आपको, कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक के अवयव। तंत्रिका ऊतक के अवयव। सबसे पहले ये होता है बेटा न्यूरॉन, न्यूरोग्लियल सेल्स,
एपेंडाइमल सेल्स, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। देखें, न्यूरॉन को तंत्रिका कहते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल कोशिकाएं, न्यूरोसेक्रेटरी कोशिकाएं, न्यूरो संश्लेषी कोशिका। इस तरह से आप देख रहे हैं बेटा, ये कंपोनेंट्स दिए गए हैं किसके, तंत्रिका ऊतक के अवयव हैं, कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू के अवयव हैं। सबसे पहले न्यूरॉन तंत्रिका और न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, और इसके अलावा दूसरा एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल कोशिकाएं। तंत्रिका ऊतक को इन 4 अवयवों में विभाजित किया गया है। देख लें अच्छे से, न्यूरॉन तंत्रिका, न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, एपेंडाइमल सेल्स और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, मतलब न्यूरोसंश्लेषी कोशिकाएं। अब बेटा सबसे पहले आपको अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बताया वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ही आपको समझाया है मैंने पूरा, बाकी ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो अभी हम न्यूरॉन्स के बारे में आपको बता चुके हैं बेटा। न्यूरॉन के 2 पार्ट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। पहला साइटोन होता है और दूसरा होता है एक्सॉन, दूसरा होता है न्यूराइड्स। 2 भाग हैं बेटा किसके, तंत्रिका के। साइटोन जो होते हैं बेटा वो होते हैं नॉन पोलर भागों में विभाजित किए गए हैं, यूनिपोलर, स्यूडोपोलर, स्यूडोपोलर के अलावा बाईपोलर और इसके अलावा मल्टीपोलर। साइटोन बेटा ये जो डायग्राम बनाया गया है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम आपको बनाया गया है, जिसमें एक्सॉन तो एक ही होता है, अभी जो डायग्राम आपको समझाया गया था, लेकिन डेंड्राइट्स कई होते हैं इसमें। अभी जो डायग्राम में आपने देखा भी होगा, एक्सॉन तो एक ही था लेकिन जो डेंड्राइट्स थे वो कई थे। तंत्रिका, साइटोन, न्यूराइड्स 2 भाग होते हैं। साइटोन जो होते हैं वो नॉन पोलर भी हो सकते हैं, यूनिपोलर भी हो सकते हैं, स्यूडो पोलर भी हो सकते हैं, बाईपोलर भी हो सकते हैं, मल्टीपोलर भी हो सकते हैं। हिंदी में अध्रुवीय हो सकते हैं, एक ध्रुवीय हो सकते हैं, कूट ध्रुवीय हो सकते हैं, द्विध्रुवीय हो सकते हैं, बहुध्रुवीय हो सकते हैं साइटोन। और न्यूराइड्स के बेटा 2 भाग होते हैं। न्यूराइड्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। न्यूराइड्स के 2 भाग होते हैं, एक होते हैं डेंड्राइट्स और दूसरे होते हैं बेटा एक्सॉन्स। इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा बेटा जो आपको बताया गया है। न्यूराइड्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, जिन्हें न्यूरल प्रोसेसेस कहते हैं, जिन्हें न्यूरल प्रोसेसेस कहते हैं, वो होते हैं 2 डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। इस तरह से आपको बेटा ये समझ में आया होगा कि क्या आपको बताया गया स्ट्रक्चर। देख लें अच्छे से, कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस टिश्यू मेनली तंत्रिका ऊतक के अवयव 4 हैं, न्यूरॉन, न्यूरोग्लियल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तंत्रिका, न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, एपेंडाइमल कोशिकाएं और न्यूरोसेक्रेटरी संश्लेषी कोशिकाएं। अब तंत्रिका को भी 2 भागों में बांटा गया है, साइटोन जिसे प्रोकैरियोन भी कहते हैं, और न्यूराइड्स। साइटोन नॉन पोलर हो सकते हैं, यूनिपोलर हो सकते हैं, स्यूडोपोलर हो सकते हैं, बाईपोलर, मल्टीपोलर, अध्रुवीय, एक ध्रुवीय, कूट ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय। न्यूराइड्स के 2 भाग होते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स, जिन्हें कहते हैं नर्वस टिश्यू के न्यूरॉन के प्रोसेसेस भी कहा जाता है, या न्यूरॉन के प्रवर्ध भी कहा जाता है इन दोनों को, और इन दोनों को मिला के न्यूराइड्स कहा जाता है, न्यूराइड्स। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। अब ये आपको एक क्लियर हो गई होंगी बातें जो बताई गई हैं। अब होमवर्क देख लेते हैं जो आपको होमवर्क बताया जाना है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति होती है, तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति होती है। आंसर
पिकअप करना है बेटा। पहला, भ्रूण की एक्टोडर्म से, दूसरा भ्रूण की मीजोडर्म से, तीसरा भ्रूण की एंडोडर्म से, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। देख लें बेटा क्वेश्चन। न्यूरल टिश्यू इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म ऑफ एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, नन ऑफ द एबव, विच वन इज करेक्ट। तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति होती है भ्रूण की एक्टोडर्म से, भ्रूण की मीजोडर्म से, भ्रूण की एंडोडर्म से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से आंसर पिकअप करना है बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मीजोग्लियोसाइट्स की उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से, तीसरा एंडोडर्म से, उपरोक्त में से कोई नहीं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बताया जा रहा है बेटा ये होमवर्क। देखेंगे। मीजोग्लियोसाइट्स इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म, फ्रॉम मीजोडर्म, फ्रॉम एंडोडर्म, नन ऑफ द एबव, विच वन इज करेक्ट। इनमें से आंसर पिकअप करना है आपको बेटा। पहला और दो क्वेश्चन बता दिए गए हैं आपको होमवर्क में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तंत्रिका ऊतक का विशेष गुण है आंसर। पहला, उत्तेजनशीलता, दूसरा प्रत्यास्थता, तीसरा पहला उत्तेजनशीलता, दूसरा प्रत्यास्थता, तीसरा है बेटा प्रवाहता, प्रवाह, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखेंगे। स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ नर्वस टिश्यू इज एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, फ्लो, नन ऑफ द एबव, विच वन इज करेक्ट। तंत्रिका ऊतक का विशेष गुण है उत्तेजनशीलता, प्रत्यास्थता, प्रवाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा इनमें सही है ये आपको पिकअप करना है बेटा। देख लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तंत्रिका में संवेदी क्षेत्र है। पहला एक्सॉन हिलक, दूसरा डेंड्राइट्स, तीसरा
साइटोन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। देख लें बेटा, सेंसिटिव रीजन न्यूरॉन, एक्सॉन हिलक, डेंड्राइट्स, साइटोन, नन ऑफ द एबव। तंत्रिका में संवेदी क्षेत्र है एक्सॉन हिलक, डेंड्राइट्स, साइटोन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तंत्रिका में संवेदी क्षेत्र है एक्सॉन हिलक, डेंड्राइट्स, साइटोन, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन देख लिया होगा आपको, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नोड ऑफ रेनवियर पाए जाते हैं नोड ऑफ रेनवियर पाए जाते हैं पहला साइटोन में, दूसरा डेंड्राइट्स में, चौथा, तीसरा एक्सॉन में, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरह से देख लें बेटा, नोड ऑफ रेनवियर आर अकर इन साइटोन, इन डेंड्राइट्स, इन एक्सॉन और नन ऑफ द एबव। नोड ऑफ रेनवियर पाए जाते हैं साइटोन में, डेंड्राइट्स में, एक्सॉन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। नोड ऑफ रेनवियर आर अकर इन साइटोन, इन डेंड्राइट्स, इन एक्सॉन, नन ऑफ द एबव। विच वन इज करेक्ट? बेटा आंसर पिकअप करना है, देख लें एक बार क्वेश्चन जो आपको लिखे हैं बोर्ड पे, अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। ठीक है बेटा, थैंक यू। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। अब अगली क्लास में आपको डिस्कस किया जाएगा इससे आगे का।